नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। गोपाल दास नीरज एक ऐसे कवि, एक ऐसे गीतकार हुए हैं जिनके गीत और जिनकी कविताएं कालजयी रही हैं। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे और इस जैसे कई गीत आज भी दशकों बाद भी लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं। उनकी एक रचना मुझे आज याद आई। किस कारण याद आई ये बाद में बताऊंगा। पहले उस कविता का छोटा सा अंश सुनिए। बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव एनर्जी ली हुई कविता है। गोपाल दास नीरज कहते हैं, आंधियाँ चाहे उठाओ, बिजलियाँ चाहे गिराओ, आंधियाँ चाहे उठाओ, बिजलियाँ चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियारा ढलकर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियारा ढलकर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियारा ढलकर ही रहेगा। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों ना कितनी ही बड़ी हो, क्यों ना कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। उस सुबह से संधि कर लो, हर किरण की मांग भर लो। उस सुबह से संधि कर लो, हर किरण की मांग भर लो। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। वर्ष 2005 में कुछ ऐसा हुआ इस देश में जिसने आम जनता को ताकत देने का काम किया। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जो शासक होता है, जिसके हाथ में सत्ता होती है, वही बाहुबली होता है। जनता तो बेचारी कहीं कोने में धूल फांकड़ी होती है। 2005 में लेकिन इस देश में एक ऐसा कानून बना जिसने इस बात को मजबूती दी, इस बात को धरातल में उतारा कि आम आदमी भी चाहे तो इस कानून का उपयोग करके बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसकी लाइफ बदले और देश में जो स्थितियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसमें भी बदलाव आए। इस कानून का नाम था सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यह सिर्फ एक कागजी कानून नहीं है, बल्कि यह जनता को शासन के दरवाजे खोल देने की कुंजी है। यह कानून रियल में जनता को एम्पावर करता है, आम आदमी को एम्पावर करता है। इसने हर नागरिक को यह अधिकार दिया कि वह सरकार से पूछ सके कि उसके नाम पर जो जन परोपकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो खर्चे किए जा रहे हैं, सेंट्रल बजट का या स्टेट बजट का जो भी चीज़ें की जा रही हैं और जो जनता के नाम पर की जा रही हैं, उसको जानने का उसको हक है और सरकार को उसको वो जानकारी देनी होगी। फैसले कैसे लिए गए, फैसले क्यों लिए गए, किन हालातों में लिए गए, ये जनता को जानने का हक है। लोकतंत्र इसी का नाम है। और 2005 में, 1947 में हमें आज़ादी मिली और 2005 में जाकर ये अधिकार हमको दिया गया। इस कानून की कहानी केवल संसद में पारित हुए इस एक्ट के तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उन सैकड़ों गांवों की कहानी है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और मुझे लगता है आप सबको, हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि आरटीआई एक्ट अस्तित्व में आया कैसे और मूल आरटीआई एक्ट क्या था। क्योंकि इस कानून ने जहां जनता को बहुत सारे अधिकार दिए हैं, वहीं पर सत्ता पक्ष, जो भी दल सत्ता में हो, उन लोगों की और नौकरशाहों की बेचैनी भी इस आरटीआई एक्ट के कारण बढ़ी है। इसलिए इस कानून को भुतरा करने की, कमज़ोर करने की साजिशें भी शुरू हो गई हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि ये कानून कैसे बना और इस कानून के मूल में जो बातें थीं वो अब हैं या नहीं है। इस कानून का बीज आप कह सकते हैं राजस्थान की मिट्टी में पड़ा था। राजस्थान का एक जिला है टोंक, वहाँ का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है देवडुंगरी। देवडुंगरी उस गांव में 1990 के दशक में मजदूरों और किसानों ने यह सवाल उठाया था कि जब सरकार हमारे नाम पर योजनाओं के तहत पैसे देती है तो हमें ये जानने का अधिकार क्यों नहीं कि वो पैसा वास्तव में कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है।
इसी सवाल से निकली चिंगारी ने देश में ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की आग जलाई। और आपको शायद पता हो, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने, जिनका नाम है अरुणा रॉय। अरुणा रॉय एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने आरामदायक जीवन और देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को त्याग कर जनता के बीच जाने और जनता की लड़ाई लड़ने का मार्ग चुना। अरुणा रॉय 1968 बैच की आईएएस अधिकारी थी। उन्होंने कुछ साल राजस्थान में आईएएस के रूप में काम किया, लेकिन जल्दी उनको ये महसूस हुआ कि सरकारी तंत्र असंवेदनशील है, जनता से दूर है और जनता के प्रति उसके कोई सरोकार नहीं है। इसलिए 1975 में उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ी और वो ग्रामीण भारत के बीच जाकर बस गई। राजस्थान में उन्होंने अपने साथियों, जिनमें यदि मुझे सही याद आ रहा है तो निखिल डे हैं और शंकर सिंह उनके एक साथी थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसको शॉर्ट में MKSS कहा जाता है, उसकी स्थापना की। MKSS ने मजदूरों के वेतन, ग्राम पंचायतों के खर्चे और सरकारी रिकॉर्ड की ट्रांसपेरेंसी को लेकर जन सुनवाई आयोजित करनी उस दौर में शुरू की थी। और ये जब जन सुनवाइयाँ होती थी, उसमें इस MKSS के द्वारा सरकारी अधिकारियों पर दबाव डाला जाता था कि वो इन जन सुनवाई में सरकारी फाइलें लेकर आएँ और बताएं जो भी काम उनके गांव में हो रहा है, आसपास के गांव में हो रहा है, वो खर्च किसको दिया जा रहा है और उस खर्च से क्या क्या कार्य हो रहे हैं। जनता के बीच में ये फाइलें पढ़ी जाती थी। जनता खुद देखती थी कि उनके नाम पर किए गए भुगतान फर्जी हैं या असली हैं। और बहुत सारे भुगतान, जैसा कि आप जानते हैं, भ्रष्टाचार का दीमक इस देश के लोकतंत्र को खा चुका है, तो बहुत सारे भुगतान फर्जी पाए गए। और तब जनता ने महसूस किया कि असली ताकत है सूचना में। और वहीं से तब नारा गूंजा था, हमारा पैसा हमारी जानकारी। और यही नारा आगे चलकर पूरे देश में सूचना के अधिकार आंदोलन की आत्मा बना। अरुणा राय और उनके संगठन MKSS ने जो कार्य किए, उससे राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मची थी। दिल्ली के बुद्धिजीवी, देश के अन्य बड़े शहरों के बुद्धिजीवी, गांव देहात में रहने वाले जागरूक लोग, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता इस आंदोलन से बड़ी तेजी से जुड़े थे। इसी दौरान दिल्ली के एक युवा अधिकारी, जिनको अब आप सब पहचानते हैं, जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, अरविंद केजरीवाल, वे भी इस मुहिम का हिस्सा बन गए, अरुणा जी के सहयोगी बन गए। केजरीवाल 1995 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी थे। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप जानते हैं, दिल्ली में उनकी सरकार भी रही, वो मुख्यमंत्री रहे। बहरहाल, सरकारी सिस्टम के भीतर रहते हुए अरविंद ने देखा कि आम आदमी को अपनी जानकारी पाने के लिए बड़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। अरुणा जी राजस्थान के गाँवों में सरकार को दबाव में लेकर ये कह रही थी कि सरकारी कामकाज का जो पैसा खर्च होता है, उसकी जानकारी आम जनता को दी जाए। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम में RTI के इसी प्रयोग को शहरों में लोकप्रिय बनाया। 2000 में अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन नाम का एक NGO बनाया था, जो NGO ने RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उनके प्रयासों से दिल्ली में राशन की दुकानों, बिजली के मीटर, बिजली के बिल और दिल्ली नगर निगम की कई धांधलियों का खुलासा हुआ था। 2004 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA की सरकार बनी, तब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि RTI का कानून बनना चाहिए। सोनिया जी की अध्यक्षता में मनमोहन सिंह जी ने एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई थी, जिसे NAC भी कहा जाता है। इस NAC में अरुणा रॉय को भी सदस्य बनाया गया और यहीं से RTI कानून का मसौदा तैयार करने का काम शुरू हुआ। इनकी इस NAC की बैठकों में सोनिया जी के साथ अरुणा राय, अंजलि भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, हर्ष मंदर जैसे कार्यकर्ता, जन सरोकार वाले लोग मिलकर कानून का प्रारूप तैयार करने लगे। और वो प्रारूप जिसने जनता को सरकार से सीधे सवाल पूछने का कानूनी अधिकार दे दिया। 5 जून 2005 को संसद में यह विधेयक पारित किया गया था और 12 अक्टूबर को, यानी कि आज से 2 दिन पहले, 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए कहा जा सकता है कि अक्टूबर का महीना, अब 20 साल हो गए इस कानून को बने, इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के लोकतंत्र में इस दिन एक नया अध्याय लिखा गया।
जनता को सशक्त किया गया इस कानून के जरिए। कानून के लागू होने के बाद जनता ने इसे अपनाने में देर नहीं लगाई। गाँव की महिलाएं पंचायतों से प्रश्न करने लगी कि स्कूल की इमारत अधूरी क्यों है, राशन कार्ड क्यों नहीं बने हैं, हैंडपंप क्यों नहीं लगे हैं, जो राशन कार्ड बने हैं उनको रद्द क्यों किया जाता है। पत्रकार इसका इस्तेमाल करने लगे, पूछने लगे अफसरों से और नेताओं से कि ये बजट कहाँ गया, इसमें घोटाला कैसे हुआ, सरकारी स्कीम्स को प्रश्न चिन्हों के घेरे में लाया गया। यही वो कानून है जिसने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का घोटाले का पर्दाफाश किया। आपको यदि याद नहीं है तो मैं स्मरण करा दूं, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई में हुआ था, जहां सैनिकों के लिए बनाए गए फ्लैट्स नेताओं और अधिकारियों को बांट दिए गए थे। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग इस घोटाले में शामिल थे। इसी कानून ने, आरटीआई ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का सच सामने लाने का काम किया। मनरेगा भुगतान में भारी गड़बड़ी का खुलासा इसी कानून के चलते हुआ और नामालूम देश भर में कई भूमि अधिग्रहण घोटालों का सच यह कानून चलते देश के सामने आया। इस कानून ने भ्रष्टाचारियों के बीच में डर पैदा कर दिया, नौकरशाही के बीच में डर पैदा किया, राजनेताओं के मन में डर पैदा किया, और जब डर पैदा होता है तो अपराध जन्म लेता है। महाराष्ट्र में आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शेट्टी ने पुणे मुंबई हाईवे प्रोजेक्ट, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनसे जुड़ी हुई एक कंपनी का नाम सामने आया था कि वो कितने घोटाले कर रही हैं। सतीश शेट्टी ने आरटीआई में जवाब पूछे, फाइलें निकलवाईं और ये पाया कि निजी कंपनियों ने सरकारी ज़मीन पर किस हद तक कब्जा कर रखा है। इस साहस की कीमत लेकिन सतीश शेट्टी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। जनवरी 2010 में उनकी हत्या कर दी गई थी। आरटीआई के जरिए सामने आए इन खुलासों ने दिखा दिया कि कानून शक्तिशाली है, लेकिन इसी शक्ति ने सत्ता में बैठे लोगों को बेचैन कर दिया है। नौकरशाही में तेजी से ये प्रवृत्ति बढ़ी कि आवेदन को टालो, जानकारी अधूरी दो, या ये कहो कि फाइल ट्रेस नहीं हो रही है। मैंने ये स्वयं महसूस है। कई आरटीआई हमने डाली जिनको हमको यही जवाब मिला या गोलमोल सा जवाब दिया गया। आरटीआई कार्यकर्ताओं को बीते 20 सालों में जमकर धमकियां मिली हैं। मध्य प्रदेश की शीला मसूद ने जब मध्य प्रदेश के वन विभाग और खनन के भ्रष्टाचार को आरटीआई के जरिए उजागर किया तो 2011 में उनकी भी गोली मार कर हत्या कर दी गई। बिहार में एक शशिधर मिश्रा थे और गुजरात में एक राजेश सावलिया थे। इनके नाम उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ सच्चाई पूछने की हिम्मत की, आरटीआई एक्ट का सहारा लिया और उनको मार डाला गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक 2005 से अब तक, यानी इन बीते 20 वर्षों में 80 आरटीआई कार्यकर्ता या तो मारे गए हैं या रहस्यमय तरीके से हुए हमलों के शिकार हुए हैं। इन सब के बीच अरुणा राय लगातार कहती रही हैं कि आरटीआई को जीवित रखने के लिए नागरिकों का सक्रिय रहना जरूरी है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा है कि सरकारें बदलती हैं, नियत नहीं, इसलिए कानून को जनता के हाथ में रहना चाहिए ताकि जवाबदेही बनी रहे। इसमें कोई शक नहीं कि आरटीआई कानून स्वयं भी भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। ऐसे कई प्रसंग सामने आए हैं जहां पर आरटीआई कार्यकर्ता आरटीआई में जानी गई जानकारी का दुरुपयोग करते हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि आरटीआई सिर्फ भ्रष्टाचार का इलाज नहीं है, बल्कि यह हमारे मुल्क की आत्मा है। केजरीवाल ने भी इसी सोच को आगे बढ़ाया था। आरटीआई के जरिए उन्होंने देखा कि जब शासन जवाब नहीं देता तो जन दबाव से बदलाव संभव होता है। यही विचार बाद में अन्ना हजारे के आंदोलन तक जा पहुंचा। जन लोकपाल आंदोलन हुआ और अंततः वो बात अलग है कि जन लोकपाल आंदोलन अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथी राजनीति में सक्रिय हो गए और सफल भी हुए। बहरहाल 20 वर्षों में आरटीआई की धार कम होने लगी है। हालांकि उसकी चमक अभी बरकरार है, लेकिन नाना प्रकार से उसको कमज़ोर करने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। जैसे कि एक 2019 में अमेंडमेंट लाया गया है जिसके जरिए आप कुछ सूचनाओं को अब नहीं मांग सकते हैं। इसी प्रकार जो देश भर में जो राज्य स्तरीय सूचना आयोग हैं या केंद्र में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वहाँ लाखों अपीलें लंबित पड़ी हुई हैं।
सूचना आयोग में आप अपील कर सकते हैं यदि आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई सूचना नहीं दे रही है। लेकिन हो क्या रहा है, सूचना आयोगों में सरकार प्रस्त लोगों को बैठाया जा रहा है, चाहे वो राज्य के सूचना आयोग हो या केंद्र का सूचना आयोग हो। यही कारण है कि लाखों अपीलें लंबित हैं। कई आयोगों में तो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति ही बहुत समय से नहीं हुई है। और जैसा मैंने आपको कहा कि 2019 के संशोधन में के बाद तो इस कानून के स्वतंत्र होने की पूरी स्वतंत्र होने को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। फिर भी यह कानून अब भी उन लोगों के हाथ में है जो मानते हैं कि सवाल पूछना नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है। गांव की औरतें हों, स्कूल के शिक्षक हों, दुकानदार हों, बेरोजगार युवक हों, पत्रकार हों, जन सरोकार वाले लोग हों, हर किसी ने किसी न किसी रूप में आरटीआई को अपना हथियार बनाया है। आरटीआई की एक कहानी हमें बताती है कि लोकतंत्र केवल मतदान से नहीं चलता, सरकार चुने जाने से नहीं चलता है, बल्कि जवाबदेही से जिंदा रहता है, जवाबदेही से चलता है। अरुणा रॉय ने इस आंदोलन को जन्म दिया, केजरीवाल सरीखे लोगों ने इसे जनता की आदत बनाया और लाखों नागरिकों ने इसे अपने हक की आवाज़ बनाया। जब जब सरकार ने जानकारी छिपाने की कोशिश की है, तब तब किसी गांव, किसी कस्बे या किसी शहर से किसी नागरिक ने कागज़ का एक छोटा सा आवेदन भर के सरकार को, सत्ता को ये याद दिलाया है कि मैं जनता हूं और मुझे जानने का हक है। इसलिए दोस्तों, 20 बरस इस आंदोलन को हो गए हैं। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए, ये हमारा लोकतंत्र के प्रति हमारा समर्पण दर्शाता है कि हम सरकार से, सत्ता से सवाल पूछें आरटीआई एक्ट के तहत, और ये एक्ट को भोथरा ना किया जाए, इसे कमज़ोर ना किया जाए। इसके लिए हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है।